Assalamualaikum, good morning. Good morning, and apparently it has been a very rainy morning in Rawalpindi and Islamabad. मूसलाधार बारिश हुई है जी. So it was yesterday as well. It was yesterday as well. मेरा ख्याल है टाइमिंग है, कुछ लोग जब वहाँ उन शहरों में सुबह उठते हैं तो पूरी रात बारिश, पूरी सुबह बारिश हो रही होती है. और इस्लामाबाद और केपी में तो एक्चुअली लेट इन द नाइट, अर्लियर इन द मॉर्निंग एक ज़लज़ला भी आया. हाँ. तो एक अर्थक्वेक भी था. अच्छा, जब बारिश होती है पिंडी में तो आपको पता है सबसे पहले नाला लई की सूरत हाल मालूम करनी होती है. सो वहाँ तूफ़ानी आई और कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट से तजावुज़ कर गई, मतलब उससे भी बढ़ गई. फिर नाला लई के अतराफ आबादी को महफूज रहने की हिदायत जारी की गई. आपको पता है कि बहुत कल ही इवैक्यूएशन की भी, रिलोकेशन की बातें कल से हो रही थी. सबसे ज़्यादा बारिश जो थी वो सैदपुर में हुई है और कितनी हुई है? 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. वासा की टीमें और हैवी मशीनरी नाला लई और नशेबी इलाकों में अभी भी मौजूद है, वहाँ से पानी निकाल रहे हैं. और नारोवाल में वक्फे वक्फे से, इसके अलावा नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है. नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है. फिर मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश हुई है. और महकमा मौसमियात ने यह बताया हमें कि जुमे तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का ये सिलसिला जारी रह सकता है. बिल्कुल. और इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है और हो भी रही है कहीं कहीं. और आपको पता है कि कल हमने अपने एक्सपर्ट से भी बात की थी, PDMA के हेड से भी बात की थी. तो ये फोरकास्ट में भी है, अपेरेंटली द 6th स्पेल ऑफ मानसून भी कहा जा सकता है. अच्छा, नाला लई के पानी की सतह तो आप हमें बता ही रहे होते हैं कि वो ऊपर जा रही है एंड ऑल दैट. तो पेट्रोल कौन सा नीचे जा रहा है? पेट्रोल डीजल, उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं. बिल्कुल. और बड़े तसलसल के साथ कल भी हमने आपको ऐसी ही खबर दी थी और आज भी हम आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है. सो 3 रुपीज़ 34 पैसा और नई कीमत हो चुकी है 334 रुपीज़ 54 पैसा. तो सर ट्रंप आपको कह रहे हैं ना कि माइंस हटा दी गई हैं और आपने हुर्मुज़ तो बिल्कुल महफूज है, लेकिन आपने हुर्मुज़ से ट्रैफिक की रवानी जो जंग से पहले की सूरत हाल पर थी वो आना तो अभी बहुत दूर की बात है. बहुत दूर की बात है, क्योंकि एक तरफ नेवल ब्लॉकेट है, दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि आपने हुर्मुज़ खुलवाने की अमेरिका में तो सलाहियत है नहीं. और अमेरिका उधर ये कह रहा है. अब तो यहाँ तक मतलब आप देखें कहना स्टार्ट हो गए कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ना, दैट्स टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो अब तो इन बातों पे हम आ गए हैं बिल्कुल ही. अच्छा, अब कल परसों तक ये कह रहे थे कि हमारे राबते हो गए हैं और IRGC से हमारे बराह रास्त मुज़ाकरात जारी है. लेटेस्ट उनका बयान ये आया है कि ईरान से फिल वक्त किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही है. ये कल बदल जाएगा. ये है सूरत हाल. सो हम जब तेल की कीमतों में बढ़ने की बात करते हैं, इसके तनाजुर की भी हमने सोचा ज़रा अपडेट दे दें आपको कि क्या हो रहा है. सो वो जू का तू है. ओके, बट लेटर मोर ऑन दैट. आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए तवील ये कल की सबसे बड़ी खबर तो यही है. तवील अरसे बाद रिलीफ की बड़ी खबर आई है और सुप्रीम कोर्ट ने कल बानी PTI को 2 दिनों के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म सुना दिया है और इमरान खान के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत भी कर दी है. इमरान खान की एक बहन से कल उनकी मुलाकात भी करवा दी गई है, विच इज़ ह्यूज न्यूज़, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कोई पहली मुलाकात है उनमें, उनकी बहनों में से किसी बहन की. 38 दफ़ा इससे पहले वो कोशिश कर चुकी थी, 38-39 और अभी भी एक ही बहन, बाकियों को रोक दिया. नौरीन नियाजी की मुलाकात हुई है. अदालती फैसले पर अमल हो गया तो इमरान खान 3 साल बाद अडियाला के माहौल से बाहर निकलकर अस्पताल मुंतकिल हो सकेंगे. इससे पहले वो पेम्स गए हैं 3-4 मरतबा चेकअप्स वगैरह के लिए. बात सियासी हल्के अदालती फैसले को बदलते सियासी पस मंजर में भी देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चमगोइयाँ तो होती हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख इन वाकयात से भरी पड़ी है. आपको पता है कि अचानक से हवाओं का रुख बदलता है. और फिर आपको पता है इससे पहले इंतजामी यूनिट्स वगैरह वगैरह की गुफ्तगू भी हो रही है. बहुत सी बातें हो रही थी. इट वाज काइंड ऑफ लीडिंग ऑन टू इट. सो लेट्स सी, दिस इज अ बिग डेवलपमेंट. और जाहिर है हुकूमत इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है और हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी कर लिया है. तो दे आर गोइंग टू ट्राई टू स्टॉप इट. और अदालत ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए PTI को बाज़
बातों का पाबंद भी बनाया है और तहरीरी हुक्म में बानी पीटीआई के घर वालों, सियासी रहनुमाओं और वकला पर बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मालूमात जो है वो मीडिया या आवाम से शेयर करने पर पाबंदी लगाई गई है और अस्पताल के अहाते में किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त ना देने का भी हुक्म दिया है। नेचुरली ये चीज़ें तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं और कहा गया है कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मालूमात सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी अगर उनको बेसिकली खामोशी रखा है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि खिलाफ वर्जी पर सहूलियात फौरी वापस ली जा सकेंगी। अदालत ने लिखा कि कैदी होना किसी शख्स को ज़रूरी तिब्बी सहूलतों के हक़ से महरूम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से घर वालों की हफ्ते में एक और मुलाकात कराने और बेटों से 2 बार टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म भी दिया है और तहरीक इंसाफ फैसले पर सर्टनली बहुत खुश है। उधर हुकूमत कह रही है कि इन्होंने जल्दी मिठाई खा ली है, लेकिन ज़ाहिर है वो क्यों ना मिठाई खाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब हुक्म आ गया तो हुकूमत ने ऑल्दो ये फैसला किया है कि अब इसको रिव्यू में लेकर जाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं को उम्मीद है कि हुकूमत फैसले पर अमल करेगी। सुनिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है 2 दिनों में खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। एक बेहतरीन ऑर्डर है जो हमें अदालत उज़्मा से आज मिला है। अच्छा ऑर्डर पास हुआ और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन मैं मुतालिबा करूँगा और अपील करूँगा कि इसको डस्टबिन में आप ना फेंके, इसको इम्प्लीमेंट करें, खान साहब को शिफ्ट कर ले। ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि जल्द इम्प्लीमेंट होगा। सलमान अकरम राजा साहब ने कमिटमेंट दी है कि अस्पताल के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। ये खान साहब का हक था, हर कैदी का हक होता है, अगर कोई बिल्कुल बदतरीन क्रिमिनल भी हो उसका हक होता है उसका इलाज किया जाए। चलिए, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया और आपको बताएं कि अदालती फैसले के बाद इमरान खान से उनकी बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात भी करा दी गई, मगर अलीमा खान और उस्मा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मुलाकात जो थी वो ऑलमोस्ट कोई 30 मिनट जारी रही और इमरान खान की बहनों ने अदालती फैसले के मुताबिक कल मीडिया से किसी किस्म की कोई बात नहीं की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमने कमिट किया अदालत को, हम मीडिया से बात नहीं करेंगे और आप हमारा साथ दें। मुलाकात के बाद की बात है, लेकिन आज बड़ी अदालत को कमिट किया है, हम कुछ भी नहीं बोलना। उन्होंने कहा मीडिया के साथ हम डर रहे हैं कि हम कोई बात ऐसी ना कर दें जिस पे अदालत खुश ना हो। उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर लिखा है कि किसी ने मीडिया के साथ बात नहीं करी। हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे हैं और कितने आपके पीटीआई के कारकुनों ने कितने आप मैं वापसी में बात करेंगी मीडिया से कि सियासी ज़ाहिर है इससे पहले भी आपको बताया कि इसी वजह से ये तनाज़ा सारा खड़ा हुआ था कि हुकूमत का मौक़िफ़ था कि सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सियासी गुफ्तगू की जाती है मुलाकातों के बाद। अब ये तय हो ही गया था अदालत के अंदर, तो लिटरली इस कमेंट की भी जरूरत नहीं थी कि हम नहीं बात करेंगे। बिल्कुल ही बात करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, जो बहन मिल के आई है उन्होंने वाकई बिल्कुल बात नहीं की थी। ये तो अलीमा खान थी। JUI के सरबराह मौलाना, अब दीगर पार्टियों के रिएक्शंस की भी बात कर लेते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस मरीज को कोई शिकायत हो जाती है सेहत के हवाले से तो उस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ये फैसला बहुत अगर आना था तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। एक बड़ी खबर है क्योंकि इतने अरसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अगर मुंतकिली वाक़तन हो जाती है तो बड़ी खबर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मेरी रिपोर्ट्स है कि डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं वो वैसी रिपोर्ट्स है जो आज से कुछ साल पहले हमारे एक और बड़े लीडर के लिए बनाए थे जब प्लेटलेट्स कम हो गए थे। प्लेटलेट्स जो है ना, इसकी कहानी जो है ये दोबारा दोहराई जा रही है। अच्छा जी, इमरान खान के अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले को सियासी हल्के भी बड़ी अहमियत दे रहे होंगे जी। बिल्कुल ऐसी ही बात है और तहरीक इंसाफ के लिए इसे जहां बड़ा रिलीफ तस्वुर किया जा रहा है, वहीं इसे मौजूदा निज़ाम के लिए ख़तरे की घंटी ना सही चलो लेकिन अलार्मिंग ज़रूर समझा जा रहा है। और अगरचे कल नून लीग के कई रहनुमाओं ने कहा है कि वो पहले से ही PTI को अदालती रास्ता इख्तियार करने का मशवरा भी दे रहे थे, तो बेसिकली थोड़ा सा क्रेडिट उन्होंने खुद भी ले लिया। मगर रात को वफाकी
हालांकि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ आए और बताया कि हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी के लिए अदालत जा रही है। कानून का जायजा लेने के बाद पार्टीज का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नज़रसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। अलबत्ता कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हैं या किसी और बड़े इदारे से हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हज़ारों कैदी जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयस्सर होती है। अच्छा चलें, ये आपने सुन लिया। और वैसे हम आपको याद दिला दें कि अदालती फैसला जो आया है ना वो उस वक्त आया है जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर जो अभी तक इंटैक्ट है। तो वो ऐलान तो है और उसके बारे में हम 1-2 बार बात भी कर चुके हैं। की बहस भी चल रही है और पीपल्स पार्टी और PMLN में रिफ्ट भी चल रही है कश्मीर इलेक्शन को लेकर, और पर्टिकुलरली नए सूबों के बारे में आपको पता ही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या ख्याल है। वो इस बारे में राय का इजहार कर चुके हैं, बगैर किसी लगी लिपटे कर चुके हैं, और PMLN उस तरह से इस पर इजहार ख्याल खुलकर नहीं कर रही है। सो यू नो ये जो फैसला आया है इसको बहुत सारे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। वैसे इस किस्म के फैसले जो होते हैं वो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट वाले ही होते हैं। बहुत सी चीज़ें इधर उधर हिलती हैं तो ऐसे फैसले सामने आते हैं, वरना जिनको पूरा साल किसी से मिलने नहीं दिया गया वो एकदम से क्यों मिलने देंगे। अच्छा जी, इख्तियार वली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, गुड मॉर्निंग, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दायर करने का फैसला कर दिया है, तो आखिर हुकूमत को बुनियादी तौर पर एतराज़ क्या है और क्या हुकूमत खान साहब के अस्पताल जाने में कोई ख़तरा महसूस कर रही है, कोई इस किस्म की बैकग्राउंड आप इम्प्लीमेंट करते हैं, यू कुड हैव मूव्ड ऑन। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा कानूनी सुकम है तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने वकला के साथ और तंजीमों के साथ, जो वकला तंजीमें हैं उनके साथ, अटॉर्नी जनरल के साथ ये नुक्ता उन्होंने डिस्कस किया। तो उसमें ये एक सुकम कानूनी प्रॉब्लम आ रही है कि जो कन्विक्टेड सज़ा याफ्ता शख्स होता है उसके लिए जेल मैनुअल में जेल का कानून ये कहता है कि वो उसका इलाज सरकारी अस्पताल में ही होगा, और अगर सरकारी अस्पताल में उनका इलाज मौजूद नहीं है तो वहाँ पर डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनेगा, वही सजेस्ट करेंगे फिर कि इनका इलाज कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या मुल्क से बाहर है, वटेवर जो भी है वो जो सजेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उस तरह के ऑर्डर्स जो हैं तो वो जारी हो सकते हैं और उस पर फिर कुछ देखा जा सकता है। अदरवाइज जो ट्रेजरी के अस्पताल होते हैं, सरकारी हुकूमती अस्पताल होते हैं, वहीं पर इलाज कैदियों का मुमकिन है। अदरवाइज जितने भी कैदी फिर मौजूद हैं पाकिस्तान में, जितनी एक पॉपुलेशन है कैदियों की, वो सब इसके लिए एंटाइटल हो सकते हैं। इख्तियार साहब, अब ये भी बताइएगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नज़रसानी अपील सुनी नहीं जाती तो क्या इसका मतलब लिया जाए? हुकूमत अदालती फैसले पर अमल नहीं करेगी और इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे, यही अखज़ करें हम इससे? हमने रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है नज़रसानी पिटीशन डाल दी है और वो रहनुमाई कर देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये कोई जमानत नहीं है, ये कोई रिहाई का परवाना नहीं है, ये सिर्फ इलाज की बात है। एक कैदी है जो सजा याफ्ता कैदी है और उनके इलाज की बात है, उनके सेहत के इश्यूज हैं, उनका इलाज हुकूमत पहले भी करा रही थी, अभी भी करा रही है, और जब तक वो अस्पताल में होंगे, जब तक उनकी सेहत का जो है तो ऑल गुड रिपोर्ट नहीं आ जाती। ऑल गुड रिपोर्ट उनकी आ जाएगी
तो वो वापस अडियाला जेल जाएंगे और उन्होंने वहीं पे पहुंच जाना है। इसके तो मतलब इसमें तो दूसरी कोई बात है ही नहीं। साहब कोई कंफ्यूज नहीं है इस बात में। यकीनन पीटीआई को भी पता है, उनके कारकुनों को भी पता है कि ये सिर्फ और ये भी उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि वो तो काफी अरसे से कह रहे थे कि उनकी तबीयत जो है क्योंकि जब वो ठीक नहीं है, मुलाकातें नहीं हो रही, तन्हाई वाली सूरत हाल है, तो फिर ये उनके लिए बड़ा रिलीफ तो है। ये बहुत बड़ी रिलीफ है और इसमें अगर खुशियां 2-4 मना लें तो दैट्स ओके, इसमें कोई बुराई भी नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ फैसले पर ऑब्वियसली खुश है। मुल्क की सियासी तारीख को जहन में रखते हुए बाद सियासी हल्के जो है इसे बदलते सियासी जो पस मंजर है उसमें देख रहे हैं, क्या हुकूमत में भी ऐसे खदशात मौजूद हैं? इसलिए आप एक्सप्लेन कर रहे थे। हल्कों की क्या बात है, हल्के तो हर वक्त बोलते ही रहते हैं। गॉसिप्स ऑफ द टेबल, कॉफी टेबल, ये तो सारी चीजें आपको पता है, ये हर वक्त चलती रहती है, ये तो कभी बंद नहीं होती है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अगर खुश है तो मैं उनकी खुशी पे कोई दुख नहीं है, हम भी खुश हैं उनके साथ। हमने तो उनके जो पिटीशन थी मुलाकात की और इलाज की, हमने उस पर कोई उसको अपोज भी नहीं किया, हमने उसकी मुखालफत भी नहीं की। हम तो चाहते हैं कि ये हो, और जो अपने कैदी के सेहत पर जितनी सियासत ये लोग कर सकते थे इन्होंने की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इनको शुक्रिया से पहले इन अदालतों का इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन अदालतों को, इस अदालती निज़ाम को ये लोग 2 नंबर और जाली और पता नहीं क्या क्या फार्म 47 की अदालतें, गैर आईनी गैर कानूनी अदालतें, तो अगर इन अदालत ने कोई फैसला ऐसा किया है कि इनको खुशी हो रही है तो ज़रूर खुशी मनाएं, लेकिन अदालत की ऑनर में जो आपने गुस्ताखी की है उस पर माफ़ी भी मांगे। और कल को अगर इस अदालत से कोई फैसला आपके खिलाफ आता है तो उस पर फिर आपने पुरानी वाली पोजीशन नहीं लेनी है कि ये अदालतें जाली हैं, ये इंसाफ नहीं करती, ये इंसाफ नहीं कर सकती, और 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये हो गया, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये हो गया। सो मेरे ख्याल में दे शुड टेक अ वन कॉन्स्टेंट एंड परफेक्ट कोई सोच रहे कि कोई पोजीशन ले ले। अख्तियार साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हुकूमत भी को तो कोई एतराज़ नहीं है, हमने तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन साथ ही आपने इस अदालती हुक्म पर नज़रसानी का फैसला भी दायर करने का फैसला कर लिया है। अब अदालती फैसले को देखते हुए नवाज शरीफ की अस्पताल से बैरून मुल्क रवानगी की मिसाल भी मौजूद है। सो चाहे सियासी कैदियों की जब भी बात आए, सेहत इशू रहा है, अब आपने इनको कह दिया कि इन्होंने सियासत की है, लेकिन उस वक्त भी बात तो होती थी मियाँ साहब की सेहत की, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए भी कोई ऐसा फैसला आ सकता है? ठीक है, आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, तो एक तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त मैं कहता हूँ हो गई कि ये इमरान खान साहब बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि इनको जेल में डालो तो ये बीमार हो जाते हैं। तो आज तो ये बात भी तय हो गई कि बीमार कोई भी हो सकता है। इंसान जब जिंदा होते हैं तो वो बीमार भी होते हैं, और अल्लाह उनको सेहत दे। हम किसी की बीमारी पर हम खुश नहीं होते और ना किसी को खुश होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि सज्जन बीमार हुए तो खुशियां ना मनाई, दुश्मन बीमार हुए तो खुशियां ना मनाई, सज्जन भी बीमार हो जाते हैं। हालांकि शेर तो कुछ और था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी। और इतना मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काउंट पर जो लोग आवाज़ें कसते थे, जुमले कसते थे, तंज के निश्तर चलाते थे, अब उस पर हमारे लीगी कारकुनों को हमने बावजूद इसके के मना भी किया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उस बंदे के जो लोगों पे तंज करता था उसके अपने रिंग पिस्टन बैठ गए हैं। तो बीमार कोई भी हो सकता है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की बीमारी जो थी उसके लिए भी जब वो मुल्क से बाहर गए थे तो सरकारी अस्पताल में, लाहौर के सरकारी अस्पताल के बोर्ड ने उनके जाने की मंजूरी दी थी। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को जब तसल्ली नहीं हुई तो फिर उन्होंने शौकत खानम अपने अस्पताल का बोर्ड बिठाया और फिर उन्होंने कहा कि यस, उनको जाना चाहिए और उनका इलाज वहीं पर मुमकिन है, तब वो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अगर बाहर जाना है और उनका इलाज अगर यहाँ पे मुमकिन नहीं है तो दरख्वास्त दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल याद है ये सारी बातें वली साहब, यूर राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन अल्टीमेटली खान साहब का जिस तरह आप ही ने अपने आखिरी अल्फाज में कह दिया कि अल्टीमेटली जब शौकत खानम का भी बोर्ड बैठ गया
तो उनको यकीन आ गया कि वाकई उनकी तबीयत जो है ख़राब है और उन्होंने ये इजाज़त दी और ओके और किया अगर तब इमरान खान साहब ये बात करते थे या किसी का मजाक उड़ाते थे कि हाँ जी इनको जेल में डाले बीमार हो जाते हैं, तो तब भी अखलाक से गिरी हुई ही बात थी। और आपको पता ही है इसके अलावा भी बहुत गुफ्तगू उन्होंने की है, लेकिन एट द सेम टाइम द रियलिटी रिमेन्स के उन्होंने खुद भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं और कर रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं तो जो इक़्तिदार में बैठा होता है वो जाने वाले को यही कर, मतलब दिस इज़ आवर थिंग। अच्छा जी, शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं और शिफा के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर, गुड मॉर्निंग। इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग इन इस्लामाबाद। आप बताइएगा क्या कोई इंतज़ाम है शिफा में, मतलब ऑलरेडी तैयारी शुरू की गई है? डॉक्टर्स ऑन बोर्ड जो इनकी फैमिली ने, इनके वकला ने लिए हुए हैं? शबीर आप वैसे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ शिफा एनीमोर बिकॉज ऑफ द बारिश की वजह से। तो ये थे जरूर, हम वो भी पूछेंगे, बट गो ऑन। देखें, गुज़श्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया तो उसके बाद थोड़ी बहुत हमने देखा कि तैयारियां शुरू की गई। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी एक इजलास अरेंज किया गया और इसी तरह जेल से भी खबरें आई कि इमरान खान को आगाह किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। लेकिन गुज़श्ता रात जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक की जानिब से एक बयान सामने आ गया तो उसके बाद चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो गई और कोई ऐसी बात हमें नजर नहीं आई। रात पूरी हम नजर रखे हुए थे कि शायद इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन गुज़श्ता 9 माह में ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है क्योंकि 21 दिसंबर जब तोशाखाना का फैसला सुनाया गया था उसके बाद से मुलाकातें बंद थी। आखिरी मुलाकात डॉक्टर उज़मा जो बानी PTI की बहन है उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी 2 दिसंबर 2025 को। उसके बाद मुलाकातें बंद थी और गुज़श्ता रोज बैक टू बैक 3 मुलाकातें हुई। पहले बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई, उसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई, उसके बाद नौरीन नियाजी की मुलाकात हुई और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गुज़श्ता रोज ही आया था। तो ये एक ऐसा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी। अच्छा, एक ही दिन में शब्बीर इतना सब कुछ हो जाना और उससे एक दिन पहले आपको पता है राना सना और कुछ दीगर लोगों की ऑपोजिशन लीडर से भी मुलाकात हुई थी और वो भी कुछ बर्फ पिघलने की बात कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत की भी पस मंज़र में कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई कोशिश है या कोई हाँ है जिसके बाद ये पेशरफ्त सामने आ रही है, या फिर हुकूमत इसमें से एब्सेंट है और हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है इस्लामाबाद में, पिंडी में? देखिए, बड़ी पिक्चर में देखें तो आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं और तब्दीली भी नज़र आ रही है और अंडरस्टैंडिंग किसी न किसी हद तक है क्योंकि नौरीन नियाजी की मुलाकात जो गुज़श्ता रोज हुई है उसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता हफ्ते बैरिस्टर गौहर खान से उनकी मुलाकात हुई, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी मुलाकात हुई। तो बैरिस्टर गौहर साहब को गुज़श्ता हफ्ते ही ये कन्वे किया गया था कि एक बहन की मुलाकात अगले हफ्ते हो जाएगी और बगैर किसी शर्त के मुलाकात हुई क्योंकि नौरीन नियाजी की मुलाकात की पहले भी बात चली थी लेकिन उसमें रखना डाला था क्योंकि उनको बताया गया था, फैमिली को बताया गया था कि आप एक दरखास्त दे दें सुप्रीडेंट अडियाला जेल को और उनको आपने दरखास्त में बताना है कि मुलाकात के बाद हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त बहनों ने एतराज किया कि हम ये दरखास्त नहीं देंगे, अदालत का हुक्म है तो आप हमें मुलाकात करें। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर खान साहब को बताया कि कोई शर्त नहीं है, हम मुलाकात दे देंगे, एक बहन को नौरीन नियाजी की मुलाकात हो जाएगी। लिहाजा गुज़श्ता रोज जो मुलाकात हुई है वो बैरिस्टर गौहर खान साहब की कोशिशों के नतीजे में हुई है नौरीन नियाजी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी मुलाकातों का जिक्र तो किया गया लेकिन वो गुज़श्ता रोज ही फैसला आया था। लेकिन नौरीन नियाजी की मुलाकात पहले से डिसाइडेड थी और बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस बात की तस्दीक भी की थी। दूसरी जानिब जो मुलाकातें हो रही है वो चाहे अपोजिशन रहनुमाओं से हुकूमती जो अरकान की मुलाकातें हैं, इसी तरह दीगर लोगों की मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन जो अभी तक की जो बड़ी पेशरफ्त है वो यही है कि एक तो बहन की मुलाकात हुई, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान साहब के मेडिकल चेकअप की बात की है, उनको अस्पताल मुंतकिल करने की बात की है। इसमें अहम बात यह कि जो सुप्रीडेंट जेल की जानिब से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, असल मामला वहां से शुरू होता है।
यहाँ से आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि या तो हुकूमत की मर्जी इसमें शामिल है या जो जेल को कंट्रोल करें उनकी मर्जी इसमें शामिल है, क्योंकि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है उसमें बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब से मुलाकातों की सिफारिश की गई, उसमें इमरान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की गई, उसमें इमरान खान साहब को किताबें मुहैया करने की, टीवी मुहैया करने की, वॉक करने की, यानी ये सारी रिकमेंडेशंस अगर आप देखें तो मामला तो वहीं से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट की रुकनी बेंच के बाद जब मामला गया तो जाहिर है अदालत ने उन्हीं रिकमेंडेशंस को देखकर फैसला दिया है। लेकिन गुज़श्ता रोज जब वजीर कानून की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई और उसमें कानूनी नुकात उठाए गए, अब ये मामला ये कि ये नजरसानी दरखास्त यही बेंच सुनेगा या कोई और बेंच सुनेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शबीर, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू। हम बात करेंगे, शुक्रिया। नजरसानी के हवाले से हम कह रहे थे क्या उसके फैसला, उसका जब होगा फैसला आने के बाद क्या इनको शिफा लेके जाएंगे या उससे पहले ही हो जाएगा मामला? बट एनीवे वी शैल फाइंड दैट आउट एज वेल। अच्छा, पाकिस्तान में जैसा तालीमी निज़ाम है ना, और उसके इनफैक्ट उसके बाद रोजगार के जैसे महदूद मौके हैं, यहाँ बच्चों और नौजवानों को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत शायद बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अलमिया हमारा ये है कि अबू अम्मी ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं और फैमिली कल्चर भी एक होता है कि जी हमारे बच्चे यही करेंगे। बच्चों की सलाहियत, उनका टैलेंट, उनकी कैपेबिलिटी को खास घास नहीं डालता, तो ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन नाउ थिंग्स आर चेंजिंग और करियर काउंसलिंग कितनी अहम है ये पाकिस्तान में भी अब इसका स्कोप जो है होपफुली अब नजर आना स्टार्ट हो गया है। भाई पहले तो एक सर्टन क्लास तक ये महदूद रहता था सिलसिला, क्यों जो अफोर्ड कर सकते थे बच्चे खुद ही अपने अफोर्डेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग स्कोप भी नहीं था ना, इतना एक्सपोजर नहीं था ना, वालिदैन को था ना बच्चों का था। लेकिन अब हमारी भी वैसे इसमें थोड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट करियर काउंसलिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स नाउ, और हमारा साथ कौन देते हैं हमेशा? सीनियर करियर काउंसलर एजुकेशनिस्ट सैयद आबदी साहब हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं, हमें मदद करते हैं और हमारे साथ साथ आप सबकी मदद करते हैं कि क्या नई फील्ड्स हैं, क्या नए एवेन्यूज़ हैं जो बच्चों के लिए खुल रहे हैं। और अब उन्होंने जी ये किताब लिखी है और हमने उनको इनवाइट किया है अपने शो पे, अंडरस्टैंडिंग करियर काउंसलिंग, अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, काउंसलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। दिस इज सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये रुझान जो है आ ही गया है, तो इट शुड बी अंडरस्टूड बेटर एज वेल। आपकी बराह रास्त रसाई नहीं है तो आप इस किताब के जरिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कैसे हैं आबदी साहब? गुड मॉर्निंग आबदी साहब, हाउ आर यू? कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो आपको, किताब फाइनली आपकी आ गई है जिसका बहुत से लोगों को इंतजार था, एंड वी हैव आल्सो बीन टॉकिंग अबाउट इट। बताइएगा क्या कुछ दस है इस जर्नी में? आप दोनों का साथ रहा इतने अरसे से, अब वो 10 years हो गए, एंड वी आंसर्ड, and there was a column that I used to write. I mean, Gio, of course, me Saab and Gio was a great support to me in making this accomplishment. I thought to document this कि अब ज़रूरत आ गई है। हम करते क्या हैं कि जैसे उन्होंने कहा, एक तो इन्फ्लुएंस इतना है बच्चों के ऊपर अभी तक, जबकि हम AI की वर्ल्ड में रह रहे हैं कि जी मैंने डॉक्टर ही बनाना है, मैंने यही बनाना है। दिस इज़ द मिसिंग लिंक, जो किसी को भी पता नहीं है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू फाइंड आउट के व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स दैट नेचर ऑफ अ स्टूडेंट और अ बच्चा सो मच काउंट्स इन हिज चूजिंग अ करियर एट द एंड ऑफ द डे, इर्रिस्पेक्टिव कि उसको आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं, लिबरल साइंस पढ़ा रहे हैं, पहले उससे तो पूछ लें। Let us see how he साहब ये रुझान भी अब तब्दील हो रहा है, मतलब मैं कहूँ 90s तक और 2000s तक, मतलब मिलेनियल्स के ज़माने तक ये रुझान ऐसा नहीं था। बच्चों को वही करना पड़ता था जो वालिदैन या कोई भी करियर काउंसलर या फिर उस्ताद उसके लिए डिसाइड कर देता था। That gives rise to so many mental health issues also, जब खासतौर पे नहीं करना चाहते। लेकिन anyway, आबदी साहब, हम ज़्यादा तो हमारे पास आपको पता है टाइम नहीं होता, लेकिन आपके अपने इस जर्नी में आपने लोगों के माइंडसेट्स बदलते हुए देखे? बिल्कुल देखे। और देखिए, मैंने ये लिखी क्यों या मैं इस एरिया में आया क्यों बीइंग एन इंजीनियर, was that I found that student basically is lost. You know, he has all his mindset. इसको जो मैग्नीफाई किया इस इशू को और प्रॉब्लमेटिक is the information highways that have come in the last 10 years of different kinds. So मैं आज कुछ बता के या आपके प्रोग्राम में आज मैं कुछ बता के जाता हूँ और उसको 2 मिनट बाद कोई ईमेल आ जाती है, ऐसे नहीं ऐसे करो, because he is getting information from all sides. This makes career counseling sessions very important.
और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है हुमा, वो है एथिकल काउंसलिंग। मैं अपने कमर्शियल पर्पसेस के, इसीलिए इन 32 सालों में मैंने काउंसलिंग के पैसे नहीं लिए, कि अगर काउंसलिंग के आप पैसे ले लेते हैं देन यू स्पीक ऑफ हिज लैंग्वेज। वो कहता है मुझे डॉक्टर बनाए, तो मुझे किसी ना किसी तरह उसको डॉक्टर बनाना है। बट आई वुड पॉइंट ब्लैंक से कि नहीं, एक बच्चा है जो झूठ बोल ही नहीं सकता, किसी तरह भी जरूरत के वक्त आप उसे लॉयर बना देंगे, वो कैसे फाइट करेगा? जाके कहेगा ये बाहर जो बैठा है इसने 302 किया है, मुझे खुद कह रहा है इसको बंद कर दे। उसको फाइट करना है, उसकी नेचर में एक चीज़ नहीं है, साइंस उसकी नेचर में नहीं है। बच्चा शुरू से स्क्रू ड्राइवर लेके बैठता है, आप देखते हैं उसको, उसकी चीज़ों को आगे फ्लरिश करें ताकि वो बिल्ड इन करे। इस पर तो काम करते नहीं। जब वो स्कूलिंग ख़त्म करता है मेरे पास आके कहते हैं इसे डॉक्टर बना दें, देन आई गो बैक चेकिंग हिज मोड्स, कि क्या किस मोड्स में काम करता है, क्या सोचता है, क्या करना चाहता है लाइफ में, एंड देन यू स्टार्ट रिफाइनिंग इनटू द मेजर इश्यूज जो उसको हैं, ताकि वहाँ लाया जा सके जहाँ उसकी जो खसूसियत है उन्हें उभारा। तो आबिद साहब, आपकी बातों से जो ये लग रहा है, ये जो स्टूडेंट काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग होती है, दिस इज मोर फॉर द पेरेंट्स जिन्होंने फैसला करना होता है, क्योंकि बच्चों की जो उस वक्त उम्र होती है 16, 17, 18 और फिर उन्होंने आगे जाना होता है, वो इतने इन ऑफ देयर पेरेंट्स भी होते हैं या फिर और वो फिर अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, तो काउंसलिंग तो पेरेंट्स की फिर देखिए ना, इस बुक पे आप देखें, इसके टाइटल पे लिखा हुआ है कि ये पेरेंट्स के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये काउंसलर्स के लिए, और ये उन लोगों के लिए दुकान लगा के बैठे हुए हैं जो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की वजह से उनको जहां मर्जी भेज देते हैं। यहाँ अगर आप किसी करियर काउंसलिंग का नाम लेते हैं, वो बाहर जाने का नाम आ जाता है। बाहर जाने का नाम करियर काउंसलिंग नहीं है, वीजा ले लेने का नाम करियर काउंसलिंग नहीं है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का नाम करियर काउंसलिंग। डिसाइड ये करना है कि हमारा जो, और दूसरी बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में, हमारा सिलेबस नहीं चेंज होता, हमारे कैरिकुलम्स नहीं चेंज होते। हमें देखना ये है कि विद अ गिवन डिग्री, BS, CS, BBA, MBA, हम उसी से नहीं निकल रहे। दूसरे मुल्कों में इंडस्ट्री डिक्टेट करती है डिग्रीज को, ताकि वर्क प्लेस जितनी तेजी से चेंज हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है, आप बच्चे को पढ़ाएं, वो वर्क प्लेस पे आए, उसे पता ही ना चले, उसके पास वो सॉफ्ट स्किल्स ही ना हो। आप स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे बच्चे मास्टर्स भी कर लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता टू स्पीक देयर माइंड या फिर इवन पुट टू सेंटेंसेस टुगेदर। वो एक होलिस्टिक किस्म की पढ़ाइयां नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, जाहिर है उसमें यूनिवर्सिटीज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये किताब किस किस को पढ़नी चाहिए? This book is important for students, parents, counselors, head of psycho and socio areas, where I have done research theories, I have given practical examples, I have quoted my life examples, how I transformed a particular student. And also I really want you to highlight that point कि करियर काउंसलर के पास जाने का मकसद सिर्फ बाहर चले जाना नहीं है। वो तो क्या पाकिस्तान में भी हमेशा से जहन में यही आता है, करियर काउंसलर्स के दफातर के बाहर वीजा के इश्तिहार लगे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आप हमें बताइए कि पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर किसी के बच्चे ने बाहर नहीं जाना या पेरेंट्स नहीं है बिलिंग, क्या पाकिस्तान में रहते भी हुए भी करियर काउंसलर रहनुमाई कर सकता है कि आप यहाँ जाइए, इस शहर में चले जाइए, ये एवेन्यूज़ हैं, ये डिग्रियाँ आप इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं? बिल्कुल अब्दुल्ला, ये तो देखिए, कैरियर काउंसलिंग जैसे मैंने आपको कहा, ये किसी मुल्क में भेजने का या किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में भेजने का नाम नहीं है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसे ये गाइड करना है कि उसको देखते हुए, उसका बैकग्राउंड देख, क्या गरीब को हक नहीं है, क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को हक नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है। लेकिन देखना ये है कि अगर आप उसकी उन सलाहियतों को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हाउ वुड ही बी एबल टू रीच जब हमारे पास 30 सेकंड है, कोई एक फील्ड ऐसी बता सकते हैं विच इज इमर्जिंग, जिसमें बच्चों को जरा तवज्जो देनी चाहिए या रिसर्च शुरू करनी चाहिए? साइबर सिक्योरिटी with lots of variations. Thank you for that. Thank you so much. Abdi साहब, ये किताब जरा मोड़े और दिखाएं, because this is very important for all the parents. I would say students के लिए तो है ही है, लेकिन पेरेंट्स भी जरा इसको पढ़ लें और समझें। Understanding career counseling, a practical guide for parents, students, counselors and service providers. So please आप आज इसकी लॉन्च है, आज इसकी लॉन्च है, इसकी हर शहर में होगी। अच्छा जी, दिखा देते हैं दोबारा। There you go. Once again. So launch भी है, और अब्दुल्ला की नहीं, बुक की तस्वीर इस तरह दिखा रहे हैं, अब्दुल्ला भी साथ है। और आप दोनों का particularly शुक्रिया
शुक्रिया, मैं आता रहूँगा हमेशा की तरह। You are always welcome on this set. Thank you so much. Thank you. अच्छा जी, कराची में मीर रज़ा कत्ल केस से मुतालिक एक और CCTV फुटेज सामने आई है और केस बज़ाहिर एक नए रुख पर जाता दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर लाश मिलने के मकाम से चंद गज दूरी पर पुलिस मोबाइल की मौजूदगी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। Let us see now. Yes. 28 और 29 जुलाई के दरमियानी शब की CCTV वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में रात 4:50 पर लाश मिलने के मकाम से कुछ फासले पर, लिटरली चंद गज के फासले पर एक शख्स को देखा जा सकता है। वीडियो में पुलिस मोबाइल नजर आ रही है। 5:45 पर पुलिस एहलकार कैमरे में भी दिखाई दिया। पुलिस एहलकार 2.25 घंटे तक लाश मिलने के मकाम से कुछ फासले पर मौजूद रहे। सुबह 5:08 पर पुलिस मोबाइल की नीली लाल बत्तियां ऑन कर दी गईं और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि वीरान मकाम पर मौजूद मशकूक शख्स और मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार कौन थे। इस नई और अगर पुलिस भी वहाँ थी तो क्यों नहीं पता कर रही थी कि तुम कौन हो? ये नई फुटेज बता रही है कि तफ्तीशी टीम को अब इस केस के दीगर जावियों पर भी काम करना पड़ेगा। केस के तो बहुत से जावियों पर काम करना पड़ेगा और लिटरली इसमें टाइम लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें शुरू में ही काम कर लिया जाता, शुरू के 48 घंटे बहुत अहम होते हैं, अगर वहीं पे काम कर लिया जाता, 72 घंटों में काम कर लिया जाता, 2-3 दिन के अंदर सारी CCTV फुटेजेस इकट्ठी कर ली जाती, आपको पता है कितना ही बैकअप होता है कैमरों का। हम इस फोरम पे बैठे हुए कह रहे हैं कि कितना टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और ख़ासतौर पे जो 10 दिन उन्होंने ज़ाया कर दिए शुरू के, इनको नहीं पता। मतलब ऑब्वियसली दे ऑल नो। कल आपको बताएं कि मीर रज़ा के कातलों के अदम गिरफ्तारी पर सिटी कोर्ट में वकला ने एहतजाज किया, जबकि मीर रज़ा के वालिद ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुबैना दबाव और केस में टैंपरिंग के इल्ज़ामात आयद किए। और इससे पहले तहकीकाती कमेटी ने रात गए जाए वक़ूआ पर 2 फायर करके गोलियों की आवाज़ का अंदाज़ा भी लगाया। अच्छा, ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था, जबकि मस्जिद, नर्सरी और एतराफ़ के अफराद से भी पूछगछ की। ये सब कुछ दूसरे दिन से शुरू हो जाना चाहिए था। मतलब ये जो सारी पूछगछ, जो फायर की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। अब ये मोटरसाइकिल है, फिर बाबर सलीम एक और रिपोर्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी CCTV फुटेजेस इकट्ठी की हैं इर्द गिर्द के घरों से, दुकानों से, होटल से, जो भी वो ढूंढ सकते थे उन्होंने इकट्ठी करने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि गाड़ी है। जॉब ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड इन्वेस्टिगेशन। चलें, अगर उसने अगले ने इकट्ठी करी ली हैं तो पुलिस वाले सारी उससे तो ले लें, मानेंगे तो लेंगे ना। द थिंग ऑफ द मैटर इज कि जिसका काम है वो इतने लैक्स रहे हैं सारे प्रोसेस में कि उनको तो झंझोड़ के जगाना पड़ा है कि भाई एक कत्ल हो गया तुम लोगों के आंखों के सामने, और उस पर भी वो बैठे रहे हैं। ये जो बात है, इसीलिए तो इतने मजीद दिन लग रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन डिलेड, सारे प्रूफ, शवाहिद, एविडेंस, सब कुछ। जब बातें आगे चली जाती हैं, टाइम निकल जाता है, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। नो वंडर उनकी फैमिली जो है मीर रज़ा की, वो आई एम सॉरी टू से यूज दिस वर्ड, कि काफ़ी अर्से से पिट रही थी कि क्या हो रहा है। हमारे साथ काशिफ हैं, हमारे साथ काशिफ मुश्ताक। अच्छा काशिफ, नई फुटेजेस भी सामने आई हैं। एक रिपोर्टर हैं बाबर, वो लेके आए, उनका प्लीज़ पूरा नाम बताइएगा। और उन्होंने बहुत काम किया, क्या उससे क्लू मिल सके हैं या मिलने की उम्मीद है? देखिए, वो CCTV फुटेजेस जो है वो भी इस तरह की है कि इस इंसिडेंट की ज़्यादातर बाद की फुटेजेस है, या फिर उसमें एक फुटेज ये कि कुछ इस तमाम तर वाक़े से पहले कुछ देर पहले की एक CCTV फुटेज है जिसपे एक मोबाइल जो है पुलिस वो वहाँ देखी जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन CCTV फुटेज के बाद भी जो है वो पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं आए हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि बाकायदा उस जाए वक़्फ़ा पर जाकर 2 फायर करके आवाज़ भी सुनी गई है, और ये भी देखा गया है कि जो तफ्तीशी टीम है वो ये कर रही है। ये भी देखा गया है कि जो करीब नर्सरी वाला शख्स मौजूद है या फिर पीछे मस्जिद के लोग मौजूद हैं, उनसे पूछगछ भी की गई और उनको इस आवाज़ के हवाले से भी पूछा गया कि आया जो पुलिस की जानिब से प्रैक्टिस की गई है तो इसकी कोई आवाज़ आई, तो उन्हें ये आवाज़ भी नहीं आई। ताहम अब तक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अब 40 से ज़ायद अफराद के जो बयानात दिए गए हैं उसमें मीर रज़ा के करीबी दोस्त भी शामिल हो गए हैं, उसमें उसके बिजनेस पार्टनर भी शामिल हो गए हैं, साथ साथ फिर वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो नर्सरी का ये जो मुलाजिम है जिसकी जानिब से इब्तिदाई तौर पर इतला दी गई, उसके साथ साथ जो पुराना IO है इस केस का वो भी शामिल हो गया है। तो इस तरह के मिला के तकरीबन 40 के करीब अफराद शामिल हो गए हैं, और न सिर्फ ये लोग बल्कि गेस्ट हाउस से 6 अफराद भी शामिल हैं। तो इन तमाम लोगों से जो बयानात अब बाकायदा तौर पर रिटर्न स्टेटमेंट ली गई है,
उनके हवाले से भी छानबीन की जा रही है। उनकी जो बिजनेस पार्टनर हैं उनकी जानिब से जो दावे किए गए कि उनके जो पैसे हैं वो देने थे, तो उनके पैसों के हवाले से भी जो डिटेल है वो भी सामने आएगी और उस हवाले से भी जो है तफ्तीश की जा रही है। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब ये भी सामने आ रहा है कि जो तहकीकाती टीमें हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब जो डिजिटल करेंसी पर ये काम करते थे उसके हवाले से भी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। तो डिजिटल करेंसी की जो तफसीलात सामने आएंगी तो उस तफसीलात से जो है वो मजीद चीज़ें पता चलेंगी कि आया जो ट्रांजेक्शन है वो कितने पैसों की हो रही थी, किस तरह हो रही थी और किन किन लोगों के दरमियान। अच्छा काशिफ, हम ऑन अ रेगुलर बेसिस आपसे अपडेट्स लेते हैं एंड प्लीज फॉरगिव अस इफ वी आस्क यू दिस, डिजिटल करेंसी की पहले जिक्र हुआ है, पहले भी ये बात हुई है कि वो इसमें ट्रेड कर रहे थे, और अगर हुई थी तो इस पे कोई मजीद इन्वेस्टिगेट, मतलब ये तो एक इंडिपेंडेंट कड़ी है, इस पे तो काफी आगे तक इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए था उनको। देखिए बिल्कुल हुमा, ये डे 1 से ही डिजिटल करेंसी पे बात हो रही थी कि इसमें डिजिटल करेंसी में कोई नुकसान हुआ और वो अपने दोस्तों से पैसे लिए हुए थे और वो दोस्त पैसों का तकाजा कर रहे थे, तो ये डे 1 से चल रही है। लेकिन देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी तफसीलात कैसे मिलेंगी। तो उसकी तफसीलात के लिए इन्होंने ख़त लिखे हैं, उसकी तफसीलात के लिए जो NCCI है वो तहकीकात कर रही है, लेकिन उसकी तफसीलात हासिल करना बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है जैसे एप्पल डिवाइस के लिए iCloud का पूरा सिस्टम हासिल करना। तो iCloud का जो पूरा सिस्टम हासिल करने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो तफसीलात आ जाए, जिसके लिए कहते हैं कि वो तफसीलात मुश्किल होगी। फिर जो इसकी अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से उनकी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा क्लू नहीं मिला है। जो डिजिटल करेंसी के हवाले से तफसीलात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब वो हासिल की जाएंगी तो उसके बाद जो है वो चीज़ें जो है प्रॉपर सामने आएंगी। अच्छा ये बताइएगा, लाहौर में जो गया हुआ था इनका फ़ोन फोरेंसिक्स के लिए, उसकी कोई अपडेट है? वो कब तक आ सकेगा? उससे कोई डेटा रिकवर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले भी उस फ़ोन को इतनी दफ़ा अनलॉक करने की कोशिश की जा चुकी है कि वो अनअवेलेबल हो गया था। सो उससे हमें कोई उम्मीद रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे भी मिल सकती हैं। बिल्कुल, देखिए फैमिली की जानिब से कहा गया था उस फोन को ना सिर्फ पुलिस के उन अफसरान ने टैम्पर्ड करने की कोशिश की या फिर उसको यूज करने की कोशिश की जिनके पास ये डिवाइस मिली। जब हमने तहकीकाती इदारों से पूछा तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये फ़ोन डायरेक्टली पुलिस को नहीं मिला है। इस फ़ोन के लिए रहीम यार खान के इलाके में छापामार कार्रवाई की गई थी, चूँकि ये फ़ोन जब मीर रजा अली ने वहाँ फेंका तो उसके बाद एक शख्स ने वहाँ से उठाया और वो जो शख्स था वो जब पुलिस ने उसको इंटेरोगेट करना शुरू किया तो करते करते पता चला कि वो रहीम यार खान का रिहायशी शख्स से, फिर उसके लिए वहाँ भी टीम मूव की गई। फिर ये ऐन मुमकिन है कि उस शख्स की जानिब से भी इस फोन को जो है वो यूज करने की कोशिश की गई होगी, उसमें से कोई चीज निकालने की कोशिश की गई होगी या फिर इसका जो पासवर्ड है वो गलत देने की कोशिश की गई होगी। तो एक तो उनकी जानिब से, फैमिली की जानिब से एक ये भी खदशा है, फिर उन पुलिस अफसरान पर भी खदशा है जिनके पास ये डिवाइसेस मौजूद थी। ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन जो एप्पल का है बल्कि साथ साथ जो स्मार्ट वॉच है वो भी एप्पल की है। तो इन दोनों चीज़ों को अनलॉक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसको अगर बार बार आप गलत इस्तेमाल करेंगे इसका पिन कोड तो ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, फिर उसको अनलॉक करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त प्रॉब्लम यही आ रही है कि इसको अनलॉक करने के लिए करके जो लाहौर फॉरेंसिक लैब में दोनों चीज़ें भिजवाई गई हैं तो वहाँ से उनका डेटा हासिल करने के लिए भी 1 से 2 दिन मजीद लगेंगे। तफ्तीशी टीम ये कह रही है जैसे डेटा हासिल होगा उसके बाद ही चीज़ें मजीद सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये भी आई है कि लास्ट लोकेशन के हवाले से फिर जो मैसेजेस किए गए वो इसमें बहुत ज्यादा जो इसकी IPDR है वो इस पे इंपॉर्टेंस रखती है कि उसकी तफसीलात भी सामने आनी चाहिए। गॉट इट काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। हम ऑब्वियसली होप कर रहे होते हैं रोज बात करते हुए कि कोई ब्रेक थ्रू जो है वो बीच में आए, बट नथिंग सो फार। आपको पता है सियासी बातें जो है ना, सियासी गुफ्तगू दोबारा से पीक कर गई है पाकिस्तान में। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी आया, मुलाकात भी हो गई इमरान खान साहब से, उनकी फैमिली की, यासिन उनकी एक बहन की। फिर इससे कबल कुछ मुलाकातें हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान भी हुई थी। फिर इससे कबल आपको पता है नए सूबों और गुड गवर्नेंस सिस्टम के कोलैप्स करने की बातें भी हो रही थी, बिल्कुल या हो रही हैं। सो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये गुफ्तगू। मुल्क में गुड गवर्नेंस के लिए इस वक्त नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स बनाने की बहस जोरों पर है। पीपल्स पार्टी की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून फूंक फूंक कर कदम रख रही है, साफ इनकार। वो सामने आते भी नहीं, इकरार भी नहीं करते, लेकिन बज़ाहिर वो भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का साथ जो है वो देते दिखाई दे रहे हैं। और हुकूमत की वाहिद इत्तेहादी जमात MQM
दो टोक और किसी लगी लपटी के बगैर नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने का मुतालबा कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि इस इशू पर ताकतवर हलके भी इसका साथ देंगे। वफाक की दोनों बड़ी इत्तेहादी जमातें यानी नून और पीपल्स पार्टी मौजूदा निज़ाम की फैसला साज कवानीन मानी जाती हैं और अल्फाज में थोड़ा बहुत वैसे फ़र्क हो सकता है, लेकिन इन प्रिंसिपल दोनों जमातों का मौक़िफ़ बड़ी हद तक एक जैसा ही है कि जब तक नए इंतज़ामी यूनिट्स का मुतालबा किसी आइनी फोरम तक नहीं जाता ये महज हवाई बातें ही रहेंगी। दीगर लोग ये कहते मुताद्दिद दफ़ा दिखाई दिए कि भाई अगर इन लोगों की ये डिमांड है, जैसा कि उन्होंने MQM की तरफ इशारा किया या अब्दुल अलीम खान साहब की तरफ इशारा किया, तो ये काबीना में आके तो बात करें। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने भी ये बात की है, शजील मेमन साहब ने भी बात की और राना साहब ने तो हमारे शो पे ये बात की थी। एक दफा उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था ये सुनिए। आइन में बाकायदा जो हमारे बड़े थे जिन्होंने एक मुतफ़िका आइन 1973 का बनाया, तो उसमें आर्टिकल 239 आप उसको देख लें, उसमें बाकायदा एक तरीक़ाकार दर्ज है और आइन इस बात को अलाउ करता है कि सूबों की तकसीम जो है वो हो सकती है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल आइन से हट के कोई मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन जो तजवीज़ इस वक्त मीडिया में डिस्कस हो रही है उसकी कोई अमली सूरत जो है वो सामने नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है और जिसमें कोई जो है वो वाकई एक ऐसा तरीक़ाकार हो को जो डिबेट के बाद, बहस के बाद मालूम हो कि इससे लोगों के मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं, तो PMLN जो है वो किसी भी ऐसी तजवीज़ के ऊपर गौर करने को तैयार है। सूली तौर पर तो हम यूनिटों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। सिंध के अवाम जो है वो सूबे की तकसीम के लिए आमादा नहीं है। मेरे ख्याल में मुल्क के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये इशू फेंका गया है, इसमें कोई न संजीदगी है। आइन में लिखा, आप आइन के साथ तय चलेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, अपने तरीके कर लेके। सुनिए ना, आइन में बात यह है कि असम्बलियों ने पास करना है, नेशनल असम्बली ने पास करना है, आपके सेनेट ने अक्सरियत पास करना है, फिर आपकी सूबाई असम्बली जिस सूबे का मसला है उसमें वो चीज़ें करनी है। तो आप वो प्रोसेस होने थे, लेकिन जो अगर आप चाहते हैं कि टॉक शोज़ पे चलते हुए और टीवी खबरों पे के हम देख के हम अपने रिएक्शंस दें या हम अपने बयानात दें, उस इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर, इस पर दो राय नहीं हो सकती, कोई दो राय नहीं। तो अभी मैं आपको बता दूँ, और आइन कानून के दायरे में रह के ही पीपल्स पार्टी जो है और हमारी सिंध हुकूमत जो है वो फैसले करती है और हम आइन बनाने वाले हैं। अच्छा जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए इंतज़ामी यूनिट से मुताल्लिक़ बयान के बाद कौमी मीडिया पर इस बारे में बहस हो रही है और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर भी किया जा रहा है। सियासी रहनुमा अपने अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि तमाम तर तजावीज़, राय, नेशनल डायलॉग और रेफरेंडम की बातें अपनी जगह, जब तक नए सूबों से मुताल्लिक़ मामला पार्लियामान तक नहीं जाता, MQM हो या कोई और भी हो, इसका मुतालबा ज़ाहिर है मुतालबा ही रहेगा ना, ये हवा में मौल्लक ही रहेगा। इसी बारे में बात करते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, रहनुमा हैं MQM के। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, कल एक अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हुकूमत ने फैसला किया है कि इसमें नज़रसानी की अपील दायर की जाएगी। कोई परेशानी, फ़िक्र की बात है? चूँकि आप वफाकी वज़ीर हैं इसलिए आपसे भी पूछ रहे हैं, हुकूमत के लिए इस वक्त मौजूदा सेटअप के लिए कोई ख़तरा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने ही ये काम जो है वो किया होगा और यकीनन कहीं ना कहीं गुफ्तगू हो रही होगी हुकूमत के, जैसे आपने खुद भी इशारा किया कि हुकूमत की एक टीम जो है वो मिली है PTI की टीम से, और फिर 2 दिन पहले सेनेट में जब सेनेट के अपोजिशन लीडर ने बात की थी इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से, उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से, तो वहीं पर राना सनाउल्लाह साहब ने खड़े होकर कहा कि जी बिल्कुल हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने चंद माह पहले असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर जो PTI के हैं उनको खुद जाकर उनकी सीट पर जाकर उनको ये दावत दी थी, ये ऑफर की थी कि भाई हमें बैठकर बात करना चाहिए, और उन्होंने कहा था कोट एंड कोट कि ये ऑफर अभी भी वैलिड है। तो उसके बाद ही उसी दिन आई थिंक ये लोग फिर दोनों अपोजिशन लीडर सेनेट के और कौमी असम्बली के वो दोनों, मैंने तस्वीर देखी और खबरें देखी कि राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और PMLN के कुछ रफ़क़ा जो है वो उन्होंने बैठ के असम्बली में गुफ्तगू की है, बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई
अचंभे की खबर नहीं है और आई थिंक कि हुकूमत इस वाली बात को रियलाइज करती है और मैं समझता हूं कि हुकूमत ने अगर अपनी तरफ से भी इसको गो अहेड दिया है या इस सारी प्रोसेस में कोई जो है वो रुकावट नहीं डाली है या उसको फैसिलिटेट किया है, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा जेस्चर है और ये बहुत बड़ा जेस्चर है। अगर हुकूमत तो साथ में नजरसानी के लिए भी जा रही है ना, वो कह रहे हैं कि इसमें सुकुम है, कानूनी सुकुम है, तो इतना भी अच्छा फैसला नहीं लगा होगा उनको। अगर इतना अच्छा लगा होता तो इम्प्लीमेंट कर लेते। ऐसा नहीं इम्प्लीमेंट तो हो रहा है ना, कानूनी सुकुम। देखें, ये तो एक लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, अब उसके तो आप एक अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए उसके रिव्यू में जाते हैं। उसके अदरवाइज ये बात ये होती है कि भाई आप फिर इसको कॉन्टेस्ट क्यों कर रहे थे, तो वो एक इसकी कोई इतनी ज्यादा रिव्यू में जाने की बात की कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई अहमियत। बस ऐसी चीज़ों से थोड़ी सी इंटेंशंस जो हैं वो ड्यूबियस लगना स्टार्ट हो जाती हैं। बट इन एनी केस मुस्तफ़ा साहब आपने एक्सप्लेन कर दिए। नए इंतज़ामी यूनिट्स और सूबों के मुतालबे की तरफ आते हैं जो कि MQM बहुत ही गम हो है और दे perhaps are paving the way for this conversation। लेकिन paving the way तो तब होता है जब आपके पीछे भी कुछ और पार्टीज या कुछ और लोग भी हों। अब पीपल्स पार्टी और PMLN द बिगेस्ट टू पार्टीज जो कि डिसीजन मेकिंग पावर पोजीशंस में हैं, वो इतनी कीन भी नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी तो वोकली बिल्कुल नहीं चाहती। तो आपको तो एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा। आपके मोमेंटम में आपके साथ कौन है? देखिए, बात अब हमारी ख्वाहिश की नहीं रही हुमा बीबी, बात जो है पाकिस्तान की सर्वाइवल की हो गई है। हमें जो सिल्वर लाइनिंग नजर आती है ना, हमारी बात तो आपने 50 सालों से सुनी नहीं है। हम पर कोटा सिस्टम लगाया, उस कोटे पे भी अभी कोटा नहीं देते। हमारा कोटा जाली डोमिसाइल बनाकर बेच देते हैं। मेरे शहर में गटर में गिरकर बच्चे मरते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। दुनिया चांद पर जा रही है। मेरे शहर में 80% पानी लोग जो है शहर में खरीद कर पीते हैं। हमारे यहाँ जो कुछ ट्रकों से कुचल कर रोजाना की जो है वो वारदात है। सड़कें कोई साबित नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड आप एक बना नहीं पा रहे। ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था और आज दुनिया के इंसानों के रहने की बदतरीन जगहों में इसकी रैंकिंग तीसरी है। मेरा बिजनेसमैन जो है वो भत्ते दे के जो है वो बिल्कुल फारिग हो गया है, वो मुल्क छोड़कर जाता है। इन सारी चीजों से आपको या मुल्क चलाने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ गई है कि अब ये मसला हमारा नहीं रहा। पाकिस्तान में ये जो हनीमून टाइम था, सैचुरेशन टाइम, वो अब ओवर हो गया है। जब पहले दिन आप वफाक से सूबों को 8,884 अरब रुपए आपने इस साल डिविजिबल पूल में दिए हैं, वो सारे सूबों को बढ़ गए। मेरे सूबे को 2,263 अरब रुपए आए। अब ये 2,263 अरब रुपए या 8,884 अरब रुपए 4 लोगों को मिले हैं मुल्क में। 4 लोगों को, 4 अफराद जो चीफ मिनिस्टर्स कहलाते, उनके नीचे इस अमाउंट को टिकल डाउन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। वफाक तो पहले दिन बैंकरप्ट हो जाता है। तो वो जो महरूमी पैदा हो रही है आपकी ओवर सेंट्रलाइज व्यू ऑफ मैनेज, सिंध में आप जाएं तो कराची हैदराबाद में तो कुछ भी जुल्म नहीं है। जो अंदरूने सिंध के डिस्ट्रिक्ट में जुल्म है, 12-12 किलोमीटर दूर से माएं बहनें बेटियां सर पर बर्तन रखकर उस जगह से पानी भर के लेकर आती हैं जहां से कुत्ते पानी पी रहे हैं, जहां पे जानवर पानी पी रहे हैं। इसका आईन में एक तरीकाकार दर्ज है। वो कहते हैं जी आईन में जो तरीकाकार दर्ज है उसके थ्रू कर लें। अगर उस तरीकाकार के थ्रू करेंगे तो जाहिर है सिंध असेंबली से तो यह करारदाद कभी पास नहीं हो सकती। बाकी अगर कहीं बन भी गए तो सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है ना कि आइन में जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बनाए हुए आइन में 1973 के आइन में सूबे बनाने का तरीकाकार दर्ज है। अभी कैसे है करना है ये इसको छोड़ दें एक लम्हे के लिए। दैट मींस के सूबे की बात करना या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करना, उस वक्त के कायदीन ने भी ये समझा कि कुफ्र नहीं है। ठीक है, अभी जो गैर आईनी नहीं है, यही बात राना सना भी कह रहे थे हमारे। राइट अबाउट दैट जी। गैर आईनी नहीं है, कुफ्र नहीं है, कोई गैर जरूरी बात नहीं है ना। अब बात ये आती है कि भाई आज के आइन के मुताबिक तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। तो अगर आइन इतनी जो है वो कुरान पे लिखी हुई आयत का नाम होता तो आप 27 तरामीम करके बैठे हैं ना आइन में। तो आपने आइन, किसका मतलब है कि आइन में कोई सुकुम रह गया होगा ना कि आपने अब तक जो है वो आइन बनने के बाद 27 तरामीम कर चुके हैं। तो देखिए, तो बात हम तो कुछ नहीं कह रहे ना, हम तो आइन के मुताबिक एक बात कर रहे हैं कि मुल्क में जब डिबेट हो रही है। अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं? 70 सालों में इस सूबाई हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज मैं इसके साथ खड़ा हूं। ये मुझे पीने का पानी देते नहीं है, मेरे बच्चों को गटर में गिर रहे हैं उसको बचाते नहीं है, मुझे नौकरी नहीं
नहीं देते। मेरे बच्चों के लिए फूड पांडा में सिर्फ नौकरी रह गई है। 18वीं तरमीम पे जो रिवोल्यूशन हुई है पिछले 18 सालों से, इन्होंने कोई नीचे का निजाम नहीं बनाया। तो आज मैं किस बात पे 18वीं तरमीम की बैठकर खड़े होकर जो हिमायत करूं, मैं किस बात पे, इस वाली बात पे सूबाई सिंध की हुकूमत के साथ खड़ा हो जाऊं। 18 सालों से इनकी हुकूमत है, 22,000 अरब रुपए इनको मिले हैं। कमाल साहब, आप अगर ये नारा बुलंद करके खड़े भी रहेंगे या आपके साथ अलीम खान साहब भी आ जाएंगे या कुछ और लोग आ जाएंगे मीडिया के, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब तक पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन नहीं चाहेगी या निज़ाम नहीं चाहेगा या सिस्टम नहीं चाहेगा, आप हमें क्या ये बता सकते हैं कि क्या सिस्टम ये चाह रहा है कि इसी टर्म में इस पे पेशरफ्त हो या अभी इसको टाइम दिया जाएगा? क्या आपकी बातों से मुस्तफा साहब ये भी लग रहा है कि शायद आप चाहते हैं कि इस पे डिबेट हो, इस पे कॉन्वर्सेशन हो, इस पे माइल तो हो बात करने के लिए और फिर जाके कोई बात हो आगे? मे बी नॉट राइट नाउ बट इन द फ्यूचर। देखिए, जब एक तो सिस्टम क्या चाह रहा है, सिस्टम मुझसे बात नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता सिस्टम आप किसे कह रहे हैं और कौन किसको कह रहे हैं, और किसी ने मुझसे बात नहीं की। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। सर, आप जियो पे बैठ के ही तो कह रहे थे कि वफाकी काबीना में कौन सी बहस हुई थी 26वीं 27वीं पे, जब जिन्होंने उन्होंने कहा था मैं नहीं ला, आपने ये कहा था कि मैं नहीं ला रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा, जो करने वाले हैं उनसे कहें जाके। तो यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मुझसे सुन ले। मैं ये मुझसे सवाल ये आप करते हैं जब कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है कि अभी तक तो कैबिनेट में या पार्लियामेंट में ऐसी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। उस पर मैंने जवाब में कोट अनकोट किया कि भाई राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा रिगार्ड है, मैं तो उनका बड़ा फैन हूं। वो बहुत सीनियर सियासतदान है, मंझे हुए सियासतदान है, और उनके ऊपर जब ये केस हुआ था ये हेरोइन वाला और ये उसका, तो मैं तो सबसे बड़ा वोकल था उनको मैं आई लाइक हिम। लेकिन मैंने बहुत बसद एहतराम ये बात की थी कि राना सनाउल्लाह साहब जो तावील पेश कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिकली एक बाय बुक की बात कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जो वो हम सेनेट कैबिनेट का मैं मेंबर हूं, कैबिनेट में तो एक सेट चीजें एजेंडे के साथ आती हैं, कैबिनेट की गुफ्तगू होती है, उस पर अप्रूवल नॉन अप्रूवल और खत्म हो जाती है बात। तो इस हवाले से मैंने बात की थी। राना सनाउल्लाह साहब हमारे बड़े हैं और जो है वो उनका बड़ा एहतराम है। आप जो बात फरमा रही है, मैं जो आपने पहले वाली बात की, देखिए जब आप अगेन मैं कह रहा हूं, आप जो मुझसे आर्गुमेंट करते हैं ना, मेरे पास देखिए, मैं जब हमारी 2 आईनी तरामीम 26वीं और 27वीं में पीपल्स पार्टी ने किसी लॉजिक के बगैर उसको रूल डाला, वजीर आजम एग्री थे, पूरी कैबिनेट एग्री थी, स्टैंडिंग कमेटी एग्री थी, पार्लियामेंट एग्री थी, हम उसको अप्रूव करा लेते। और वो क्या था कि आर्टिकल 140A में पानी सीवरेज का जो इख्तियार है लोकल गवर्नमेंट का, वो आइन में लिख दिया जाए, एनएफसी के साथ पीएफसी पावर के साथ उसको कुचल कर दी। उस वक्त मैंने ये बात की थी कि देखिए, आप आज मुझे लोकल गवर्नमेंट के अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। कल जब इस मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात, अच्छा, विद द सेम टोकन, सॉरी कमाल साहब, ओके, बट इसी से रिलेटेड सवाल है जी। मुझे कंप्लीट 1 सेकंड 10 सेकंड दे मुझे 10 सेकंड। मैंने कहा था कि जब कल मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात उठेगी या कराची को वफाक में शामिल करने की बात उठेगी, हम सबसे पहले इसका हरावल दस्ता बनेंगे। टाइम आ गया ना वो वाला। इसलिए आज मुझे कोई जवाब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि लोकल गवर्नमेंट को इस तरह करो, वो सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, पार्लियामेंट को मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कोई भी ऐसी बात जो कि मुझे पीपल्स पार्टी के क्लचेस से बाहर निकाले, क्योंकि मैं 43 पर्सन हूं कराची हैदराबाद, मैं अपना वजीर आला 100 साल तक चेंज नहीं कर सकता। ये है गुफ्तगू सारी। अच्छा, ये बता दें 140A का चूंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया और सवाल भी हमारा यही है कि अगर लोकल बॉडीज को इख्तियारात मिल जाते हैं, अगर वो आपका मुतालबा जो है वो एंटरटेन होता है और माना भी जाता है और थिंग्स मूव फॉरवर्ड, तो ये इंतजामी यूनिट्स वाली सूबों वाली बात को आप ड्रॉप कर देंगे या उसको आप फिर भी परसू करेंगे? देखिए, वो तो बात गुजर गई ना, वो तो आप देखें, एक हर चीज का एक टाइम होता है कि आप उस टाइम पे वो फैसले करें। अब तो जो है मैं आपको कह रहा हूं ना, तो ये हमारी ख्वाहिश की बात नहीं है, ये पाकिस्तान बचाने, आपको या तो किसी की ख्वाहिश, जो लोग आप कहते हैं कि फला नाराज हो जाएगा, फला बड़ा सेंसिटिव है, भाई क्यों सेंसिटिव नहीं होगा?
18 सालों से 22,000 अरब रुपए कौन से बिजनेस में मिलते हैं? 22,000 अरब रुपए लेने के बाद सिंध में ना किसी को फौज को पैसे देने हैं, ना किसी लोन वापस करना है, ना इंटरेस्ट पे करना है। इससे ज्यादा मजे कहां? तो वो लोग क्यों नहीं सेंसिटिव होंगे? आप मजे की बात है कि क्या पाकिस्तान में अब ये सकत बाकी रह गया? अच्छा, फिर इन महरूमियों की वजह से जब नौजवान हाथ में हथियार उठाता है तो वो कोई सूबाई हुकूमत से थोड़ी नाराज हो रहा है, वो रियासत से नाराज होता है। फिर आप इसी फौज को बुलाते हैं कि आओ भाई फला 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 गद्दार हो गया, आके लड़ाई करो। 70 सालों से ये पूरा निजाम गद्दार पैदा कर रहे हैं और आप अपनी फौज से उन लोगों को लड़वाते चले आ रहे हैं। तो मेरा ये हथियार उठाने का तो कोई जवाब नहीं पैदा हो सकता। अब ये बताइएगा मुस्तफा कमाल साहब कि आगे करना क्या है, आपको क्या लगता है? इसी सूबों में लड़ाई की जंग चल रही है। जी बिल्कुल चल रही है, उसका कोई जाहिर है उसकी तौजी तो नहीं दी जा सकती तौजी नहीं। आप रूट कॉज पे तो जाएंगे ना भाई, रूट कॉज पे तो जाएंगे ना, या बस शूटर बोर्ड की तरह जो है वो। हाँ नहीं, वेरी राइट, जाहिर है रूट कॉज और उसको एड्रेस करना भी जरूरी है। अब आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसी टर्म में ये बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी, चलिए वो जज्बाती तकरीरें अलग भी कर दें, वो ये कहते हैं कि इतने पैसे ही नहीं हैं कि मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फंक्शन कर सकें। जाहिर है हर किसी को अपनी मशीनरी चलानी है, निज़ाम चलाना है, उनका ये आर्ग्यूमेंट भी आता है अक्सर। 8,884 अरब रुपए पहले दिन वफाक ने, इस साल की से बात कर रहा हूं, 18,000 अरब रुपए के बजट से 8,884 अरब रुपए पाकिस्तान में 4 इंडिविजुअल्स को दे दिए। 4 इंडिविजुअल्स जिसको आप वज़ीर आला कहते हैं, वजीर आला कहते हैं। मेरे वजीर आला को 2,263 अरब रुपए दिए। 1 रुपए भी जायद देने की जरूरत नहीं आएगी किसी, इसी 2,263 अरब रुपए से यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होनी है। कोई बाहर का ये तो लीकेजेस है ना, आप अपने दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच ही नहीं सकते आज की इस मैनेजमेंट में। बार बार ये कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान में जो सैचुरेशन पॉइंट था, मुल्क ब्लीड कर रहा है। सब कुछ करके आपने देख लिया, एक्सटर्नल मास पे आपने बरतरी हासिल कर ली, दुनिया में आप अभी इस वक्त टॉप पे हैं, दुनिया आपकी तरफ देख रही है, लेकिन आपके 55% लोगों को पीने का पानी नहीं दे पा रहे आप 80 सालों में। मेरे सूबे में 80% लोगों के पीने के पास पानी नहीं है। लोग गटरों में गिर रहे हैं, जॉब पैदा नहीं कर पा रहे, बिजनेसेस बाहर भाग रहे हैं। बिजनेसेस को आप हमारी इंडस्ट्रियल जोन है 4 यहां पर, ना उसको पानी है, ना सिवरेज है, ना रोड बनी हुई है। 18 डिपार्टमेंट्स को उनको जो है वो रिश्वतें देनी है। ये निजाम अगर अच्छा, फिर आप या तो अगर आप गरीब मुल्क होते, वसाइल से माला माल है, 8,884 अरब रुपए आपने दिए हैं। ये 8,884 अरब रुपए का अगर 50% भी लगे तो पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम बाकी ना रह जाए। मसला वसाइल का नहीं है, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का। और ये नहीं कर रहे आप तो डिसएनफ्रेंचाइज लोग पैदा हो रहे हैं आपकी सोसाइटी में, डिसएनफ्रेंचाइज लोग पैदा हो रहे हैं जो कि मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं। कमाल साहब, यू मेड सम वैलिड पॉइंट्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये वो डिबेट है जो कि एक्चुअली ये फैसले जो है ना, ये लिटरली आवाम के, ये आपके फैसले होने चाहिए। सो योर ओपिनियन मैटर्स अ लॉट इन दिस। और बाकी कॉन्वर्सेशन के लिए, बात करने के लिए तो बात होती रहेगी, लेकिन व्हाट इज द आवाम फील? ऑफ कोर्स होनी चाहिए और इसीलिए हो रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जरा मौजूदा सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे। वो खान साहब के लिए जो जी जाहिर है मौजूदा सियासी मंजरनामा उसी से जुड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब साहब। ये बताइएगा, इमरान खान साहब की जेल से मुंतकली का हुक्म आ गया, फैमिली की मुलाकात हो गई, एक ही दिन में बहुत कुछ हो गया, मतलब मल्टीपल रिलीफ्स मिले PTI को, तहरीक इंसाफ को बरसों बाद किसी किस्म का लिटरली रिलीफ मिला है। क्या हम इसे समझें? हाउ शुड वी इंटरप्रेट दिस? प्लीज बताइए हमें। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त थोड़ा प्रीमेच्योर है ये कहना कि ये सियासी मंजरनामे के अंदर कोई तब्दीली आ रही है। बादल नजर में तो एक बहुत अच्छा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया, और यही काम हुकूमत को पहले कर लेना चाहिए था, और इमरान खान साहब का इलाज भी होना चाहिए था, उनकी फैमिली तक उनकी एक्सेस भी होनी चाहिए थी, मुलाकातें भी होनी चाहिए थी, सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि इससे कोई निजाम में तब्दीली आ रही है। ये फैसला एक स्पीकिंग ऑर्डर है। एक जो तासुर कायम हुआ कल सुबह गुज़िश्ता रोज, वो यही था कि शायद इमरान खान साहब को 1 महीने तक, नेक्स्ट हेयरिंग तक वो वहीं पर रहेंगे अदालत के हुक्म के मुताबिक, और उनको शिफा में ही रखा जाएगा। लेकिन अदालत ने जो अपना रिटर्न ऑर्डर है उसके अंदर ये बात तो नहीं लिखी। मेडिकल बोर्ड की बात जरूर हुई है कि शिफा में उनको 2 दिन में मुंतकिल किया जाए, मेडिकल बोर्ड वहां के डॉक्टर्स का बने और उनको फिर ट्रीटमेंट दे।
अब डिपेंड ये करता है कि वो मेडिकल बोर्ड उन्हें कितना लंबा ट्रीटमेंट देता है, क्या एग्जामिनेशन होती है, क्या होता है। और जब क्योंकि हुकूमत ने भी अब ये सवाल उठा दिया है कि हम इसकी लीगैलिटी को चैलेंज करेंगे इस फैसले की, तो वो भी अब जाहिर बात है हुकूमत अमल दरामद से पहले शायद इसके ऊपर रिव्यू फाइल करेगी। रिव्यू का क्या, एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं या उसके क्या नताइज होते हैं? देखिए, ये इंटरिम ऑर्डर है और अभी ये अबूरी है, पार्ट हर्ड किस्म की पिटिशन है, तो इसके ऊपर अगर आप इंटरिम ऑर्डर को, एक डायरेक्शन को, अदालत की को चैलेंज करने जाते भी हैं तो अदालत उसके ऊपर क्या रिस्पांस देती है? गवर्नमेंट जिस तरह से इसको अपोज कर रही है उससे तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ गार्ड थी, बिल्कुल देवर कॉट ऑफ गार्ड, और उनके साथ ये हुआ है। लेकिन एज सच निजाम में तब्दीली फिलहाल या सियासी माहौल या सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। चलें, पॉइंट देयर, और अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं क्योंकि ये फैसले और इकदाम तो ऑब्वियसली कल की बात है। इससे पहले जो नए सूबों की बहस शुरू हो चुकी है मुनीब, और दो बड़ी जमातों का इस पर जैसा स्टांस है, ये सब भी ऑब्वियसली अपनी जगह गैर मामूली सी बातें हैं। क्या इन जमातों के स्टांस में भी तब्दीली का चांस आप देख रहे हैं? यानी नए यूनिट्स की जानिब कोई जेन्युइन पेशरफ्त के आसार आपको नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए, जो नए सूबे हैं उनके या नए इंतजामी यूनिट्स, उनके हवाले से तो मामलात हैं कि वो आगे चलेंगे और आगे बनेंगे। इंडिकेशन तो यही नजर आ रही है और हालात भी यही इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होगा, कि ये जरूर होगा, बट उसके साथ कोई टाइमलाइन एज सच अटैच नहीं है कि जी आप ये करें, इतने दिनों में आपने ये ना किया तो फिर हुकूमत के साथ हम ये कर देंगे। वो ऐसी कोई कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है कि कोई गवर्नमेंट को कोई एक उन पर तलवार लटका दी गई है। लेकिन ऑल डिपेंड्स के आगे जाकर सूरत हाल क्या बनती है, हालात क्या चीज नजर आती है और क्या चीज दिखाते हैं। अभी ये चीज एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, नए इंतजामी यूनिट्स को जरूर बनना है, ये प्रिंसिपली तो ये फैसला मौजूद है और वज़ीर आज़म को इस हवाले से ऑन बोर्ड भी लिया गया है। बट नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, क्या वो ये कब सिलसिला, अभी तो बड़ी अर्ली स्टेज या प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर ये सब कुछ है, बट नेक्स्ट राउंड क्या आता है, क्या फैसले होते हैं, क्या नताइज निकलते हैं, उसके हवाले से तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये एक सीरियस कंसर्न जरूर है और ये किया जाएगा, इसके ऊपर ये बिल्कुल बात अपनी जगह मौजूद है कि ये किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। इसके हवाले से सवाल भी उठाए जाएंगे, इस पर सिर हासिल गुफ्तगू और बहस भी की जाएगी। ये काम तो जारी बात है चलना है और उस तरफ होगा, बट इवेंचुअली इसका क्या नताइज निकलते हैं और क्या बनता है वो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चलेगा। फिलहाल इसके हवाले से कोई ऐसा चीज उस तरह से हम ये अगर कहें कि कोई फौरी तौर पर कोई होने वाली चीज है नए सूबों के हवाले से, तो वो मौजूद नहीं है। उस पे इवेंचुअली पेशरफ्त होगी और इसलिए कॉन्वर्सेशंस होना बहुत ज़रूरी है और जो कि हो भी रही हैं। मुनीब फारूक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेट्स टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच आज लीड्स में शुरू हो रहा है और बदकिस्मती से वही हुआ जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था। कप्तान बाबर आजम इंजरी की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल रहे, जो उस दिन आप बता रहे थे ना कि वो इंजरी हो गई है उनको। तो प्रैक्टिस मैच के दौरान बैटिंग करते हुए उनकी उंगली जख्मी हो गई थी और बाबर की जगह सलमान आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। सो ही इज़ गोइंग टू बी द कैप्टन नाउ और नौजवान बैटर्स को जिम्मेदारी संभालना पड़ेगी। ख़ास तौर पर लीड्स का मैदान बैटर्स के लिए मुश्किल इम्तहान माना जाता है। यहाँ की विकेट फास्ट बॉलर्स को खेलना कभी भी आसान नहीं रहा। बॉलिंग के मामले में भी पाकिस्तान टीम में तजर्बेकार पेसर्स की कमी है। हरीफ टीम को जल्द आउट करना भी चैलेंज हो सकता है और वो भी इंग्लैंड के उनके होम ग्राउंड पे। अब देखते हैं कि सलमान आगा बतौर कप्तान इस अचानक पड़ने वाली जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, तो पता चल ही जाएगा। लेकिन मैच के आज बारिश से मुतासर होने का खदशा भी है। सो महकमा मौसमियात उनके मुताबिक यॉर्कशायर के मैदान में दिन के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश। या हुसैनी हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होता, मैं बात कर लेती हूँ। या गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? तो ये चैलेंजेस बड़े हैं। सबसे पहले तो बाबर आजम आउट हो गए बिकॉज नेचुरली उनका हाथ जो है वो अभी हील नहीं हुआ। सलमान अली आगा होंगे। ग्राउंड्स के हवाले से बात कर लें और फिर सोने पे सुहागा, इंग्लैंड का मौसम जो है वो इट नेवर रियली मेक्स इट इजी फॉर एनीथिंग। जी बिल्कुल ठीक कहा हुआ आपने। और एक मैं आपके साथ बात शेयर करूं कि 2018 में भी मैं इंग्लैंड में था, तो वहां पर लॉर्ड्स में पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच खेल रहा था और बाबर आजम के हाथ पर बेन स्टोक का बॉल लगा था और वो लीड्स में टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि बाबर आजम जो है वो 3 रोजा मैच में हाथ पर गेंद लगने की वजह से जख्मी हुए हैं और जो हेड कोच सरफराज है उनका कहना है कि हाथ में सूजन है, दर्द है, फ्रैक्चर नहीं है, अगले टेस्ट मैच में बाबर खेलेंगे।
सलमान आगा के बारे में आपने कहा 36 में पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन होंगे और पहली मर्तबा वो इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं और एज ए कैप्टन खेल रहे हैं और 6 टेस्ट मैच खेलने का उनके पास एक्सपीरियंस है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन पहली मर्तबा वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं। इससे पहले वो कभी इंग्लैंड के खिलाफ खेले नहीं है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान की टीम लीड्स में किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। लीड्स की पिच जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है और सीमर्स के लिए ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान की टीम के लिए टेस्ट मैच इतना आसान होगा नहीं। अमूमन पाकिस्तान की टीम लंदन में 2 टेस्ट मैच खेलती है ओवल पर या लॉर्ड्स पर, लेकिन इस बार पाकिस्तान को जो 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, एक एडजस्टन पर है, एक हेडिंगले पर है और एक लॉर्ड्स पर है। तो पाकिस्तान टीम के लिए बाबर आजम का ना होना, क्योंकि लास्ट सीरीज में अगर आपको याद हो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की 4 इनिंग में 193 रन उन्होंने किए थे, अच्छी फॉर्म में थे। वेस्ट इंडीज के जस्टिन ग्रेव्स के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड उन्होंने शेयर किया था। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए एक तरफ सेटबैक है, दूसरी तरफ शान मसूद वापस आ रहे हैं। अच्छा, आप शान की बात कर ही रहे हैं तो कब सलमान अली आगा साहब को कप्तान बनाने की क्या आपको खास वजह नजर आती है? क्योंकि शान का वहाँ तजर्बा भी है, वो फॉर्म में भी है और अवेलेबल भी है उधर और बड़ा काउंटी उन्होंने सीजन खेला हुआ है, कैप्टन भी। देखिए, आपने जब फैसला कर लिया कि शान कप्तान नहीं होंगे तो फिर अब आपने मूव ऑन करना है, आगे ही बढ़ना है आपने। क्योंकि मुझे कहीं ऐसा लगता था कि इंग्लैंड के दौरे में आपको शान के साथ ही जाना चाहिए, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का फैसला था, उनका सवाबदीदी इख्तियार था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। तो अब बाबर कप्तान नहीं है तो एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपके साथ और शेयर करूं कि सरफराज अहमद का एज ए हेड कोच ये 5वां टेस्ट मैच है और वो 30 कप्तान के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में शान के साथ, वेस्ट इंडीज में उन्होंने 2 टेस्ट मैच बाबर के साथ खेले, अब वो जो है वो सलमान अली आगा के साथ जा रहे हैं। सलमान अली आगा जो है वो एज ए बैट्समैन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिरी 10 टेस्ट इनिंग में जो 9 इनिंग उन्होंने खेली हैं उसमें उनके 269 रन है और आखिरी 2 टेस्ट इनिंग जहां उन्होंने बैटिंग की है वो कोई रन ही नहीं बना सके हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प फैसला है। अच्छा, आप बताएं जरा प्लेइंग 11 के हवाले से बता दें कि तो स्पिनर एक हैं। हाँ, लेकिन सलमान क्या खुद भी फिर हमें इस रोल में एज एन ऑलराउंडर और बॉलिंग करते हुए हमें नजर आएंगे? बॉलिंग सलमान को करनी चाहिए, T20 क्रिकेट में भी करनी चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है। और जहां तक लीड्स की बात है तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि पाकिस्तान उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा जो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी टोरोबा में था और पाकिस्तान की टीम 4 पेसर के साथ मैदान में उतरी थी। हाँ, यहाँ पर एक फैसला देखना है क्या करती है टीम मैनेजमेंट। खुर्रम शहजाद या उबैद शाह, किसी एक को वो टीम में शामिल करेंगे और मोहम्मद अब्बास की तो वापसी हो रही है, मोहम्मद अली तो टीम का हिस्सा है ही। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि आमिर जमाल को टीम में होना चाहिए क्योंकि वो ऑलराउंडर है, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप उनको टीम के साथ लेकर गए तो उनको खिलाना चाहिए। बाबर अगर फिट होते तो टीम मैनेजमेंट के पास ये जरा एक मुश्किल फैसला होता कि उन्होंने आजान अवैस को खिलाना है या फिर इमामुल हक को खिलाना है, क्योंकि इमामुल हक ने 3 रोजा मैच में 80 रन किए थे, आजान अवैस रन नहीं कर सके थे। मुझे लगता है कि सऊद शकील जो है उनकी टीम में वापसी हो रही है, जो कि साइड मैच में 100 रन बनाने में कामयाब हुए थे। तो आपको इस टेस्ट मैच में बाबर के ना होने से बहुत सारे लोगों की जगह बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, तो खुर्रम शहजाद की फिटनेस के बारे में आपके पास क्या इत्तलाते हैं? क्योंकि सीरीज तो वो चले जाते हैं लेकिन वो एक आध मैच नहीं खेल पाते फिर अपनी फिटनेस की वजह से। अब्दुल्ला, एक मैच तो उनको बाहर बैठा दिया ना अपने सेकंड टेस्ट मैच, लेकिन वो जिस टाइप के बॉलर हैं वो आपको ब्रेक थ्रू लेकर देते हैं, विकेटें निकाल कर देते हैं। लेकिन अब ये मुश्किल फैसला होगा क्योंकि एक ही टाइप के बॉलर हैं। खुर्रम शहजाद हो गए, उनका थोड़ा पेस ज्यादा है, या अब्बास हो गए, मोहम्मद अली हो गए। आपने उबैद शाह को खिलाया, एक अच्छा तजुर्बा किया, तो आपको उनको खिलाना चाहिए। लीड्स में ऐसा तीखा बॉलर आपके पास होना चाहिए। तो अब देखना ये है कि टीम मैनेजमेंट क्या उबैद शाह को खिलाती है या फिर खुर्रम शहजाद के साथ जाने का फैसला करती है। Got it. बहुत शुक्रिया याहिया for being here with us this morning. We also have Ahmed Shahzad with us. So Ahmed भाई शुक्रिया। Ahmed भाई, सबसे पहले तो सादा सा सवाल ये है कि पाकिस्तान की हालिया फॉर्म देखते हुए आप किसको फेवरेट समझते हैं इस मैच में? इंग्लैंड विदाउट एनी डाउट। व्हेन आई सेड इंग्लैंड, इसका ये मतलब नहीं है कि इंग्लैंड इस टाइम बीटेबल साइड नहीं है। अगर आप इंग्लैंड के पास्ट 6-8 मैचेस देखेंगे तो बड़ी मिजरेबल परफॉर्मेंस उनकी रही है, जिस पे बड़ी स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म इंग्लैंड पे हुआ है।
उनके कप्तान की कंट्रोवर्सी भी फिर उसके बाद चली, और उसके बाद होता ये तभी है जब आपकी टीम की परफॉर्मेंस ठीक ना हो और आपके कैप्टन की तरफ से डिसिप्लिन शो ना किया जाए, तभी जो क्रिकेट बोर्ड होता है वो अकाउंटेबिलिटी सख्त कर देता है, जिसकी वजह से बेन स्टोक्स को रिटायरमेंट देनी पड़ी, अर्ली रिटायरमेंट। तो ये एक बेस्ट टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि जो ऑलरेडी कप्तान जो उनका मेन था वो चला गया और एक फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, हार रहे हैं, तो उसको पकड़ना। और पास के अंदर अगर आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई ऐसी वजह जाहिर नहीं होती है कि पाकिस्तान जो है ये मैचेस जो है इसमें टफ टाइम ना दे और अच्छी क्रिकेट ना प्रोड्यूस। ऑलराइट, अच्छा ये बताएं कि इंग्लैंड में आमतौर पर स्पिनर्स का किरदार जो होता है ना वो महदूद ही रहता है, बड़ा लिमिटेड होता है, और पाकिस्तान स्पिनर्स पर काफ़ी हम डिपेंड भी करते हैं। क्या हमारे लिए ये एक बड़ा चैलेंज नहीं बन सकता? सर देखिए बिल्कुल होगा, और पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ बॉल कैरी करता है, सीम होता है, वहाँ फंसता है। हमने देखा बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी पाकिस्तान फंस जाता है। तो एक चीज़ तो है कि आपको वहाँ पे कंडीशंस जो हैं थोड़ा सा आपको सीमिंग कंडीशन वहाँ पे मिलेंगी, उसको आपने टैकल और कोप करना है। अब सलमान अली आगा को देखें, वो बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, 3-4 दिनों से उनकी बॉलिंग की जो है वीडियोस वगैरह आ रही हैं। शायद ये सोचा जा रहा है कि सलमान अली आगा को एज अ स्पिनर ऑप्शन यूज किया जाएगा। लेफ्टी हैं उनके पास, 2 को लेफ्टी हैं, लेकिन मैं आई स्टिल बिलीव कि एक प्रॉपर ऑप्शन जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर का आपके पास मौजूद होना चाहिए अपनी आर्टरी के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर, बिकॉज एक तो ओवर रेट का बहुत फायदा होता है उससे, और कहीं ना कहीं जाके इंग्लिशमैन जो हैं वो स्पिनर पे उतना अच्छा नहीं खेलते जितना फास्ट बॉलर्स पे खेलते हैं, और ओवर रेट ऑफ कोर्स कंट्रोल। और फिर चौथे और 5वें दिन अगर मैच जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होती है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इफ यू आस्क मी, आई वुड गो विद 1 स्पिनर लाजमी। उसके बेनिफिट्स ये होंगे, तो एक तो ओवर रेट जो है वो आपको कंट्रोल मिलेगा, और दूसरा ये है कि अगर चौथे 5वें दिन मैच जाता है तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर कुड बी रियली फॉर द कंट्री। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अहमद भाई, एंड नाइस हेयर स्टाइल बाय द वे। हाँ, अच्छा लग रहा था। अच्छा, बातें तो हमने क्रिकेट के हवाले से बहुत कही है, अब दुआ करेंगे बारिश ना हो जाए वहाँ, वरना कुछ नहीं होना। या फिर कर लेंगे, हो जाए नहीं। डोंट डू दैट। अमेरिका ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। खित्ते के ममालिक भी बढ़ती हुई कशीदगी के असरात से मुतासर हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तजारती, कारोबारी, माली मामलात हुक्म सानी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। इमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये फैसला जो है वो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र किया गया है, जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए नुकसानदेह है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार देते हुए बेसिकली सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है वो शेयर की है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को दायरे के ज़रिए नुमाया किया गया था। और ट्रंप के इस इक़दाम पर ईरान की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है, और ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का काज़िम गरीब आबादी ने कहा जी कि ट्रंप की गलत फहमी या तो जल्द खुद दूर हो जाएगी या फिर ईरान उसे दूर कर देगा। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका के सामने मुतालबात की एक फहरिस्त पेश करती है। ये फहरिस्त ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मरकज़ी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीका के हवाले की है। ईरान ने अमरीका से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया है, अगरचे इस मुफाहमत की मुद्दत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि एक बार फिर फ़ौजी कार्रवाई के बजाय सिफारतकारी का वक्त आ गया है। ये उनकी स्टेटमेंट एताज़ी। उनके मुताबिक अमरीका ईरान पर दबाव डालकर वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा नहीं थी। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। लेट्स टॉक अबाउट इट। और हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से हमें ज्वाइन करते हैं और समझाते हैं कि पर्सपेक्टिव फ्रॉम द यूएस क्या है। देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंप कैंप। नहीं, ट्रंप कैंप भी नहीं, ट्रंप साहब खुद देते हैं ये स्टेटमेंट। प्रोफेसर साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान अब बड़े हमले का नहीं, सख्त बयानात और दावों का तबादला जो है वो हो रहा है, ख़ास तौर पर आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल से मुतालिक। क्या इसे हालात में बेहतरी का इशारा समझे, मज़ीद ख़राबी? प्लीज़ एक्सप्लेन इट कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं। कि मज़ीद ख़राबी होगी, उससे पहले हम हालात अच्छे होने से पहले दोनों साइड अपने आप को मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। ईरान ने अपने हमसाये से
ओमान से बातचीत कर लिए कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब ट्रम्प साहब जल रहे हैं इस बात पे, क्योंकि उनका ख्याल था कि मैं एक बंदे को काबू कर लूँगा। अब 2 बंदे हो गए हैं, ओमान का एलाई भी है, तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तो दिल भी ईरान इज़ रियलाइज़ कर रहा है कि हमारे पास कंट्रोल है, पावर है, फिर लेवरेज है। जब लेवरेज उनके पास आ गया है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल करने के बाद, तो अमेरिका इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स वर्स। सो चीज़ें ख़राब ज़्यादा होंगी, उसके बाद बिफोर दे इम्प्रूव, दे विल इम्प्रूव। ईरान को ये नहीं पता है कि उनके पास तकरीबन 18 महीने से 2 साल का है एक विंडो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जब सब जो कंट्रीज़ हैं, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया ऑल्टरनेट प्लान बना रहा है टू बाईपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। ईरान का लेवरेज ख़त्म हो जाएगा अब ये 18 में 2 साल के अंदर अंदर। तो उनके पास भी पता है कि टाइमलाइन लिमिटेड है, तो थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, बट दे विल डेफिनेटली गेट बेटर बिकॉज बोथ कंट्रीज कैनॉट हैव अ लॉन्ग टर्म वॉर। अच्छा, अब ये बताइएगा प्रोफेसर साहब कि दोनों तरफ बड़े सख्त मौक़िफ़ होने के बावजूद ये तो तय है कि मामला मुज़ाकरात से ही हल होना है, या हमें खुशफहमी है या ये हकीकत भी वैसे अल्टीमेटली तो होना ही होता है, जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए। पाकिस्तान, कतर वगैरह की कोशिशें तो मुसलसल जारी हैं। हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला दोबारा गए हुए थे अभी चंद दिन पहले, तो क्या यूरोप, चीन को भी मज़ीद कोई किरदार अदा करना पड़ेगा? मतलब हु एल्स शुड वी एक्सपेक्ट कि हाँ जी वो भी ज़रा इस मामले में आएँ और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद दें? उसको बहुत तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, उनके मैदान में आने का वजह नहीं है। इसमें बिहाइंड द सीन चीन और साउथ कोरिया और जापान, वो बिहाइंड द सीन वो मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन। देखिए ना, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑयल ना आए और फर्टिलाइज़र ना आए, सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा, चुभन किसको होगी? सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है चीन की, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान की। तो वो ज़्यादा आएंगे अगर कोई आए तो, लेकिन यूरोप भी आ सकता है, लेकिन रशिया का तो कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम फॉर स्पीकिंग विद अस। और ये भी वही बातें हैं अब्दुल्ला के एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग। अब हमें क्या पता कि कल क्या होने वाला है, एंड नॉट चेंजिंग एज वेल। लेकिन व्हाट स्टेज कंसिस्टेंट इज, बल्कि ज़्यादा मैं कहती हूँ कि स्पाइसी हो जाती हैं ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट्स। आपको पता है ना, ओमान को भी धमकी दे दी उन्होंने लगा के, हालांकि ओमान इज़ वन लिटिल स्टेट जो कि बड़े अच्छे ताल्लुकात उनके अमेरिका के साथ भी रहे हैं, ईरान के साथ हैं, मतलब वो बड़े हैप्पी फ्रेंडली लोग हैं। उनको भी कह दिया कि हम तुम पे भी बम गिरा देंगे अगर ज़्यादा ईरान की साइड ली।